नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक स्पोर्ट्समैन है और ये शायद दुनिया की तारीख में पहली मरतबा है कि कोई स्पोर्ट्समैन किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो। तो ये तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब से कुछ और ठीक हो या ना हो, लेकिन इस मुल्क में खेल बेहतर हो जाएंगे, मुल्क में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो और कुछ नहीं, इमरान खान साहब क्योंकि क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में बाकी स्पोर्ट्स का में तो ज़रा बेहतरी नहीं आई, क्रिकेट भी और बदतर हो गई, क्रिकेट के हालात और ख़राब हो गए। डोमेस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इमरान खान साहब ने तब्दील किया उससे आम प्लेयर्स भी बहुत हद तक मुतासर। इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आज जो असल मकसद है वो कहने का ये है, अरशद नदीम जो हमारे लिए मेडल तो नहीं ला सके, लेकिन जिस जज्बे से वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हुए वहाँ उन्होंने मुकाबला किया और बताया कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, तो जब वतन वापस आए तो उनको रिसीव करने के लिए कोई गवर्नमेंट या सरकारी ऑफिशियल मौजूद नहीं था। वो पहुँच गए, जब वो अपने घर जाने लगे जहाँ रिपोर्टर्स उनका वेट कर रहे थे, मीडिया उनका वेट कर रहा था, उनके घर वाले ख़वातीन उनके फैमिली की उनका वेट कर रही थी, तो उन्हें रास्ते में कॉल आ गई कि आपको DC और DPO साहब अपने अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके पास भी इतना वक्त नहीं था कि जो उनसे बड़ा स्टार है वो उनको जाओ उसके घर जाके उससे मिल लेते या एयरपोर्ट पे उससे मिल लेते। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, जिनमें DPO साहब हैं और DCO साहब हैं, DC साहब हैं, उन्होंने अरशद नदीम साहब को अपने ऑफिस बुला लिया। तो जब आप अपने हीरोज़ के साथ ये सलूक करेंगे, मतलब उनको इतने बड़े नाम दुनिया भर में, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम हैशटैग के साथ चलता रहा, पैशन और जज्बा और वलवला जो 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 उनकी गेम और उनके जज्बे में नज़र आया, वो तो पूरी दुनिया प्रेज कर रही है और आप बैठे उन्हें कह रहे हैं कि जी मेरे ऑफिस आके मिल लीजिए। तो ये एक तरह की मेरे ख्याल में इंसल्ट है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमें अफसोस है कि हम अपने हीरोज़ को बेहतर मकाम, बेहतर इज़्ज़त नहीं दे सके, और ख़ासकर जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी एक स्पोर्ट्समैन हो। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सैयद आरिफ हसन साहब हैं, ये गुज़श्ता 2004 से शायद ओलंपिक्स के चेयरमैन है पाकिस्तान के, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक भी मेडल पिछले कुछ 16-17 सालों में ये हासिल कर पाए। तो इनकी परफॉर्मेंस भी एक सवालिया निशान है, बल्कि परफॉर्मेंस नहीं, ये खुद एक सवालिया निशान बन चुके हैं। तो ये बड़ा अलमिया है। इमरान खान साहब, आपसे सियासत और बाकी मामला तो पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो बराए करम ज़रा स्पोर्ट्स पर, खेलों पर भी तवज्जो दे दीजिए ताकि पाकिस्तान ओलंपिक्स में परफॉर्म कर सके, क्रिकेट बेहतर हो सके, हॉकी बेहतर हो सके, मुल्क की सियासत की जानिब बढ़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए पुरअज़्म थी ये हुकूमत, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सटेंशन की जो उनकी दरख्वास्त थी वो खारिज हुई, तो ये बड़े ही पुरुम्मीद हुए। तो क्या इनकी उम्मीद किस हद तक कामयाब हो पाएगी, ज़रा इस पर बात करेंगे। अपोजिशन के दोबारा से रब्ते PDM का जो कल की मीटिंग थी, मौलाना साहब ने जो मीडिया से बात की, उसके बाद क्या PDM एक बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएगी, क्योंकि PDM ने एक बहुत बड़ा स्पेस दिया हुकूमत वक्त को, जिसमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी गुजर गए, सियालकोट का एक अहम हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने नाम कर चुकी है। तो अगर अब अपोजिशन मुतहरिक होती है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, को होगा भी कि नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, अपोजिशन कहती है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, तो अगर हुई तो इलेक्शन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अपोजिशन इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है। ज़रा इन सब पर बात करने के लिए मुझे निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। माजरत, हम बड़ा आपको ज़रा वेट करना पड़ा सर। और हमारे साथ होंगे शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं या भी नहीं किया। तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तैमूर साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, ओवर टू यू सर। सर ये बताइए कि ये तो बड़ा अच्छा है कि अपोजिशन दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है, लेकिन आपको लगता नहीं अपोजिशन ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया? बहुत जो अहम मुल्क की सियासत में मोड़ आए वहाँ अपोजिशन इख्तलाफ का और इंतशार का शिकार रही और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी, खूबसूरत और इसी तरह के सब्जेक्ट्स पे हमारे मुल्क में बात होनी चाहिए। आपने जो हमारे स्टार के हवाले से बात की, ओलंपिक से वापसी के हवाले से बात की, और साथ ही साथ आपने DC और DCO के हवाले से भी बात की, ये एक माइंड सेट का इंदिया देता है। सिर्फ एक DC या एक DCO इसके ज़िम्मेवार नहीं है। ज़िम्मेवार वो लोग हैं, ज़िम्मेदार जिन लोगों ने इनको ट्रेनिंग करवाई है,
जिम्मेदार इनके वालिदैन हैं, जिन्होंने इन बच्चों को कहा कि आप मुकाबले के इम्तहान पास करके पाकिस्तान के लोगों पे हुक्मरानी करें। आप सिविल सर्वेंट नहीं है, आप अंग्रेज़ के बाद आप इस मुल्क के हाकिम होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे सिविल सर्विसेज के एकेडमीज़ हैं, या हमारे पुलिस की एकेडमी है, या रेंजर्स या फ़ौज की एकेडमी है, इनके अंदर इनकी ट्रेनिंग में हमें सिखाना पड़ेगा कि हमारा दीन क्या कहता है, हमने आज़ादी कैसे हासिल की और इस मुल्क के अवाम क्या हैं, और आपके फ़राइज़ मनसबी क्या है, आपको आम आदमी से कैसे मिलना चाहिए। नहीं, उनको हज़रत उमर फारूक कलामी की माफी, मैं यहाँ बात एक प्लेयर की कर रहा हूँ जो ओलंपिक्स से वापस आ रहा है, मेडल तो नहीं जीता लेकिन ओलंपिक्स में उसने पाकिस्तान का नाम कम से कम रोशन किया। वो जब पाकिस्तान आता है उसको अपने ऑफिस बुला रहे हैं कि हमें आके मिल के जाओ। तो ये मेरे लिए एक बड़ा क्रॉनिक सी और बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है सर। ये आप जब ये कह रहे थे तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अफसोस का मुकाम था कि मैं ये सुन रहा था कि जुर्रत कैसे हुई एक डीसी को और डीसीओ को उसके माइंड सेट को चेंज करना है। जो उसका ट्रेनर है वो जिम्मेदार है, जो उसके असातिज़ा थे वो जिम्मेदार है कि आप पाकिस्तान के अवाम पे, यहाँ के स्पोर्ट्समैन पे, सहाफ़ी पे, बिजनेसमैन पे आका बनना चाहते हैं, आका बनने आए हैं। तो ये आका, यही असल जो आपने सवाल किया उसका भी जवाब इसी से मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो आका बनने का इस मुल्क में कल्चर है, ये कल्चर ये हम समझ रहे थे पाकिस्तान के लोग कि पीटीआई आएगी, उन्होंने बड़े धरने दिए, आका बनने का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। मगर ये आका बनने का कल्चर और ज़्यादा मजबूत हो गया। आप देखें, वो तो बेचारा प्लेयर क्या, आप किसी के खिलाफ भी एक एफआईआर बकरी चोरी का दर्ज करा सकते हैं। हमने इन 3 सालों में वक्त नहीं ज़ाया किया, हमने एक्सपोज किया मौजूदा हुकूमत को, पीडीएम ने और उस पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों ने, कि इन 3 सालों में उनको तवातर से मौका दिया गया और उसके बावजूद आज गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकी। उसके बावजूद आज मुल्क में महंगाई का खात्मा नहीं हुआ, बेरोजगारी का खात्मा नहीं हुआ। आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। आज इस मुल्क पे दाखिला, आज सोशल मीडिया के ऊपर आप कदगन लगाने की बात करते हैं। जब कोई डर जाता है, मुजरिम होता है और उसके जाने का वक्त आता है ना, तो इसी तरह के बड़ी सारी पाबंदियां लगाता है। शाह ईरान ने भी यही किया था। हर जाबिर, हर जालिम हुक्मरान तबका ये कोशिश करता है कि सबसे पहले मीडिया की आवाज़ बंद की जाए। आज के दौर में सोशल मीडिया है, फिर नौजवानों पे कदगन लगाया जाए। आपको याद होगा ज़िया दौर में जो कदगन लगाई गई स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में, वो भी एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था कि ये जाग ना जाए, यहाँ के नौजवानों को, तालिब इल्मों को ये शऊर ना आ जाए। नहीं निहाल, इसमें पीडीएम का रोल कितना है सर? अगर शऊर आया है, ये कहीं आपने हुकूमत को टफ टाइम। जी सर पीडीएम का रोल इतना है कि ये 2 इलेक्शन ये मैनेज करके जीते हैं कि एक तासुर दिया जाए। मैं आपको एक बात आपसे अदनान भाई पूछता हूं कि आपको 30 रुपए किलो आटा चाहिए या 70 रुपए किलो आटा चाहिए? आपको बिजली का बिल 8-9 रुपए चाहिए या 20 रुपए चाहिए? आपको पेट्रोल 60 रुपए चाहिए 120 रुपए? आप जवाब देंगे। अगर आपको महंगा जो करने वाले को आप वोट डालें, ऐसा होता नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होता है। तो ये एक चोरी की सिस्टम था, चोरी से इन्होंने ये इलेक्शन जीता। मगर दुनिया के आगे 18 के बाद जो उन्होंने आरटीएस का किया था, आज ईवीएम पे आ गए। ये चोरी है, ये एक गासिब लोग हैं, ये कब्जा ग्रुप है। अच्छा, कब्जा मुझे इस पे रिस्पांस लेने दें। से ये माइंडसेट पाकिस्तान पे काबिज बैठा है। निहाल साहब मुझे रिस्पांस लेने दें। शौकत बसरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। रिस्पांस 1 मिनट सुन ले। जी सर, इसमें सुन ले, जिसमें पीडीएम को वो जो नारा मियां नवाज शरीफ ने, वोट को इज्जत दो, उस नारा ने आज वो मियां नवाज शरीफ का नारा नहीं रहा। वो नारा पाकिस्तान के हर तबके का, हर गली का, हर शख्स का नारा हो गया कि मेरे वोट को इज्जत दो। ये हमने बसरा साहब है और तभी आज लोग सवाल कर रहे हैं। बसरा साहब, अब रिस्पांस आपकी जानिब से सर चाहिए मुझे। अपोजिशन दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईफे और दीगर जमातें, और इस मरतबा वो कहते हैं कि जी हम बड़ा टफ टाइम देंगे हुकूमत वक्त के लिए। और निहाल आसिम साहब, नवाज शरीफ साहब के नारे को कि वोट को इज्जत दो, और डेफिनेटली आपके और मेरे वोट को इज्जत मिलनी चाहिए सर। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है हुकूमत के लिए सर। बसरा साहब हैं हमारे साथ? बसरा साहब आवाज़ आ रही है सर? आप अदनान भाई आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करें, मुझे आवाज़ आ रही है। जी। पहली गुजारिश तो ये है कि जो बात मैं समझ पाया हूँ जी,
अंदाजा करें कि नहाल हाशमी साहब कुछ ज्यादा ही निहाल हो गए हैं। वैसे जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, वैसे तो बहादुर आदमी है कि जो शख्स ये बात कर रहा हो कि हमने 3 साल इनको दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मेरे भाई वो बात कौन कर रहे हैं, 4-4 बारियां लेने वाले कह रहे हैं कि 3 साल हमने दिए। और भाई कौम में या आमरीत रही या आप लोग रहे, आज अगर कौम भुगत रही है, आपका किया जरा भुगत रही है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। और दूसरी बात, 3 साल में आप कुछ नहीं कर सके और हम लोग आपका कर दें 70 साल कुछ नहीं कर सके, तो 3 साल में आपका जो गंद डाला हुआ है हम साफ कर दें। दूसरी बात यह है कि जब इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने इनके साथ नहीं निकली, आर पार करना था, इस्तीफे मुंह पर मारने थे, दमादम मस्त कलंदर करना था, तो मेरे ख्याल में जब आपस में ये दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये गरीबों का नारा मुझे तो समझ नहीं आती किस जबान से गरीब का नाम लेते हैं। भाई जो गरीब आपकी वजह से गरीब हुए हैं, जिनकी और आप अमीर से अमीर तर हुए हैं गरीब कौम का खून चूस के, वो तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते गरीब। नहीं, वो बसरा कहते हैं साहब कि बसरा साहब हमारे- देखें, वो बात तो निहाल हाशिमी साहब की ठीक है कि मुझे 80 रुपए किलो आटा नहीं चाहिए, 30 रुपए किलो चाहिए, मुझे सस्ती बिजली चाहिए। सर जी गरीब की बात तो वो कर रही है अपोजिशन। सर जी ये कौन नहीं कह रहा अदनान भाई, चाहिए बिल्कुल, आटा भी चाहिए सस्ता, चीनी भी चाहिए, घी भी चाहिए, दाल भी चाहिए। क्या इनके दौर में चीनी आटा घी 30 रुपए था? गुजारिश मेरी सुन ले, क्या महंगाई रातों रात हो गई? साल में ये 32,000 डॉलर का कर्जा हमने ले लिया, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हमने कर दिए, हर जी। पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मखरूज हमने कर दिया, और तमाम और इनको अरब और खरबपति किसने कर दिया? वो भी हमने कर दिया। यार अल्लाह का नाम माने अदनान, आप तो यार कोई कम से कम ऐसी बात करें कि जो बनती हो। नहीं मैं सर निहाल साहब ने जो बात की है वो फैक्ट्स पे, मैंने तो उसका हवाला दिया है। मुझे आटा 80 रुपए किलो नहीं चाहिए, मुझे हजारों का बिजली का बिल नहीं चाहिए। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, मतलब इसमें कोई गलत बात तो नहीं की मैंने सर। अदनान भाई मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इश्यूज हैं, मसाइल हैं, महंगाई है। अच्छा बसरा साहब बेरोजगारी है। बात देखना, बात पीटीएम की हो रही है, इस पे आते हैं बाद में, महंगाई पे भी आते हैं। बस पार्टी एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही है, बिलावल साहब भी बड़े मुतारिक नजर आते हैं पंजाब में, साउथ पंजाब में, आपके एरिया में, बलूचिस्तान में भी इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी, चलो पीडीएम में आप कह रहे हैं कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी तो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है ना सर, कुछ तो वैल्यू कर ही दें। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहते हैं, पार्टियों की पॉपुलैरिटी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। जी इस वक्त तो आज की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सड़कों पर भी निकले। वो उसके बाद गिलगित का इलेक्शन भी आया, उसके बाद कश्मीर का इलेक्शन भी आया, देख लिया लोगों ने क्या किया इनके साथ। फिर वहां पर बाई इलेक्शन, अभी सियालकोट इनका गढ़ था, वहां भी आपने देख लिया। मैं फिर आपको अर्ज करूं, जाहिर अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन में लोग एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं, पार्टियां बनती हैं, नए इत्तेहाद बनते हैं। मैं तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ अदनान, अल्लाह के फजल से 3 साल मिले हमें, टोटल 3 साल। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख के अंदर तहरीक इंसाफ को कोई मुझे दुनिया का लीडर बता दे जिसकी हुकूमत की पार्टी की हुकूमत एक दिन ना आई हो, जिसका वजीर आजम कभी ना बना हो, और आके निहाल भाई इतने निहाल हो जाएं। और यकीन माने ये बहादुरी है मेरे भाई की कि आज वो पंजाबी कहते हैं जिन्हों के कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, इनको ये निकले बाहर, ये गरीब ही पत्थर मार मार के इनको अंदर घर में भेज देंगे, इस बात को छोड़ दे। ये बात मैं करता हूँ निहाल साहब, मुझे आगे बढ़ने दें। बिना तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये पीपल्स पार्टी बड़ी मुतारिक नजर आ रही है बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, तो ये जो अब पीपल्स पार्टी का अगला रोल होगा वो एक इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे होगा या पीडीएम में एक मुतहर्रिक रोल दोबारा से पीपल्स पार्टी प्ले कर सकती है? सर अदनान भाई, आपने देखा था कि जब हम एक साथ थे पीडीएम में, तो जिस किस्म की कामयाबियां हमें मिली थी वो कोई मजाक नहीं है। मेरे भाई बसरा साहब अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और पता नहीं किसको अंडे जूते खिलवा रहे हैं, पर अभी एट द मोमेंट तो अंडे और टमाटर एक ही जमात को पड़ रहा है। वो आपको भी पता है कौन है, मुझे भी पता है कौन है। और ये शायद भूल रहे हैं कि रिसेंटली पीडीएम के दौर में 13 बाई इलेक्शन हुई थी। उन 13 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शन हारने वाली जमात क्या बात कर सकती है और किस तरह सोच सकती है फ्यूचर इलेक्शन में आने का, या फिर कभी गलती से इलेक्शन जीतने का। ये तो इनको एक बारी मिली थी, अपना सेलेक्ट होके आए थे,
लोगों को बड़ी इनसे उम्मीदें थी, ये तो एक हकीकत बात मैं मानता हूँ। जो लिमिटेड तबके ने इनको वोट दे के जिताया था, उनकी उम्मीदें बहुत थी, तो इन्होंने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जो इनके दुआगू थे वही आज इनको बददुआ भी देते हैं। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है पंजाब में हम एक्टिव हैं, साउथ पंजाब में हम एक्टिव हैं। आपने देखा बलूचिस्तान की जो की प्लेयर्स हैं, जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, उन सब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी ने ज्वाइन कर ली है। और अभी तो कुछ चेहरे आपके सामने अभी तैमूर साहब, मेरा सवाल यही है कि परसेप्शन बिल्ट हो रहा है कि पीडीएम से आप यकदम निकलते हैं, आपको कश्मीर में 9 सीटें मिल जाती हैं, आपको बलूचिस्तान से इलेक्टेबल मिल जाते हैं, आपको स्पेस मिल जाता है साउथ पंजाब के अंदर, तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद आपकी कहीं कोई कमिटमेंट होगी है, कोई डील हो गई है और 23 का इलेक्शन की के लिए आपको तैयारी का कहा गया है। मतलब ऐसी बातें सियासी हलकों में हो रही हैं, तो जरा उस हवाले से बताएं, ये को सिर्फ बातें ही हैं या महज इत्तेफाक में सारे वाकयात इकट्ठे होना शुरू हो गए? सर, इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इसमें कोई, मेरे ख्याल से हमें कंक्लूजन्स पर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हकीकी जमात है, फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने देखा है, हमने हुकूमतें की हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे अनकरीब। आजमाने वाले भी अब सोच चुके हैं कि भाई जिनको हम लाए उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने उल्टा हमारी तकलीफें और हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। और अवाम का भी जो जोर है वो कहीं भी जा सकता है, पर इन सेलेक्टेड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सेलेक्टर्स खुद इनसे तंग हैं और ना ही हम ऐसे होने देंगे। तो ये पहले भी इन सूबों में हम हुकूमतें बना चुके हैं। बलूचिस्तान में पहले भी हम हुकूमत बना चुके हैं, तो फिर से बनाने में कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद निहाल हाशमी साहब, तैमूर साहब से और बसरा साहब से इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में एक बेहतर इलेक्शन रिफॉर्म का ये भी हिस्सा हो सकता है। तो अपोजिशन को क्यों एतराज़ है और क्यों हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहती? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आप कानून को भी समझते हैं, आप वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, कानून साजी भी इस पे हो सकती है, कानून साजी होनी भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। अपोजिशन सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेके और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके हुकूमत वक्त की इतनी बड़ी मुखालिफ क्यों है सर? पहले तो मैं अपने भाई, अपने सियासी दोस्त जनाब शौकत बसरा साहब से अर्ज़ करूँगा कि एक हद होती है बर्दाश्त की और समझदारी की। आप अच्छे सियासी कारकुन हैं, मुझे पता है कि कल भी बिलावल आपके चेयरमैन थे और कल आने वाले कल भी आपके चेयरमैन होंगे। तो आपने जो ये बात की 70 सालों से हुकूमत कर रहे हो, उन 70 सालों में आप भी शामिल हैं। याद रखिएगा, एक उंगली आपके तरफ है, बाकी 3 मेरे अपने तरफ है। तो खुदारा कुछ बोलने से पहले ये सोच लिया करें। दिगर बात यह है कि पहली बार चांस नहीं मिला है। 8 साल से केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत है और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था बड़ी टीम है मेरे पास, असद उमर जैसे अरस्तु है मेरे पास और यूँ हम टेक ऑफ करेंगे 90 डेज। और तीसरी बात आपने जो कर्जे की शौकत साहब 90 डेज कौन से थे? ये 3 सालों में आपने जी 90 डेज कौन से वाले, ये नहीं बताया था उन्होंने। हाँ, वो शायद कोई और वाला 90 डेज की बात करी। दूसरी बात, हमारे भाई ये भूल गए कि 71 सालों में जो कर्ज हमने लिए थे उसके बराबर कर्ज इन्होंने 3 सालों में ले लिया और एक ईंट नहीं रखा है इन्होंने, एक ईंट। अब आपके जो सवाल है जी कि जनाब आप ईवीएम के खिलाफ क्यों हैं, मैंने पहली बार मैं देख रहा हूं जनाब आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान बने हुए हैं, वो ईवीएम मशीन पे, भाई आप सदर मुमलिकत हैं, आपका काम नहीं आप अपने हलफ के खिलाफ काम करें। आरिफ भाई, आपका ये रुतबा नहीं है कि आप आकर के ईवीएम मशीन पे बात करें। आप गैर सियासी सीट पे बैठे हुए हैं और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ईवीएम मशीन के लिए। इससे पहले कि अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड ले, कानून साजी की जाए, इलेक्शन कमीशन को आप ऑन बोर्ड ले, आप होते कौन है? पाकिस्तान आपको उधार मिला हुआ है। वो बकौल जो इंदौरी है उनकी अशार के कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, उठ क्यों नहीं जाते?
यह आपकी कुर्सी है, इससे आप उठ सकते हैं। आप होते कौन है कि आप ईवीएम मशीन का ऑर्डर दे दें इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बगैर, और ये आरटीएस की खाला है। ईवीएम जो है, आरटीएस तो छोटी सी भांजी और भांजे थे, ये खाला है। एक बस इसमें हेर फेर है और पूरे इलेक्शन गोल करेंगे। जो लोग 2018 के इलेक्शन चोरी करके आए थे, नहीं निहाल साहब टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं निहाल साहब। यहाँ लोग इस्लामाबाद में सहाफती हलकों में ये बात बड़े जोरों शोर से डिस्कस हो रही है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो पीटीआई ईवीएम पर ही कराएगी और अपोजिशन देखती रह जाएगी, और एंड पे अपोजिशन भी उसी तरीकाकार को अपना लेगी, वोटिंग तरीकाकार को। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बड़े खतरनाक हालात होंगे जो आप कह रहे हैं। ये कोई खाला जी का घर है, कोई बादशाह सलामत है इमरान खान या कोई भी जत्था यहाँ पे शहजादों का जत्था है कि वो जो चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम, अगर वो अंग्रेजों को मार भगा सकते हैं और उनसे इख्तिदार छीन सकते हैं वोट के जरिए, अगर वो कांग्रेसियों को शिकस्त देते हैं वोट को इज्जत देके, अगर वो ब्रिटिश राज को हम शिकस्त दे सकते हैं, हमारे बाप दादा और अपनी खून बहा सकते हैं, ये तो माने चिपिद्दी ना चिपिद्दी के शोरवा हैं इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके हमनवा। ये पाकिस्तान में आईएमएफ के एक कंटिन्यूटी एजेंट है जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं बसरा साहब से रिस्पॉन्स लूं। बसरा साहब, एक तो निहाल साहब ने कमेंट किया था सर आपके जवाब पे, अगर उसको रिस्पॉन्स करना चाहें, क्योंकि बात तो सर बड़ी वैलिड है कि आप केपीके में पिछले 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो अब तो कम से कम केपीके का जवाब तो आपको देना चाहिए, और 3 सालों का जवाब तो कम से कम आप लोग दे ही सकते हैं। 16-17 हज़ार अरब रुपया कर्जा आपने भी ले लिया। और दूसरा मेरा सवाल भी ले लेना सर, सवाल भी ले ले साथ में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर इतनी ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, तो ये मुल्क सिर्फ आपका या पीटीआई का तो नहीं है ना सर। ये सारे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये मुल्क उन सबका है, उनको ऑन बोर्ड लेंगे तो इम्प्लीमेंट होगा, अगला तनाज़ा भी खत्म होगा। तो मसला क्या उनको ऑन बोर्ड लेने में? अदनान भाई, दोनों बातें बहुत अच्छे सवाल हैं जो निहाल हाशमी साहब ने उठाया जी। अगर मैंने बात की थी पाकिस्तान की हुकूमत की, सूबे की बात नहीं की। सूबे में अगर हमारी हुकूमत थी तो आपको पता है केपी की हिस्ट्री है, वो एक बार चांस देते हैं और अगली बार अगर परफॉर्म ना करें तो वो चांस नहीं देते हैं। ये तारीख निकाल के पिछले 4-5 इलेक्शन देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहां परफॉर्म किया तो केपी ने पहले से ज्यादा सीटें दी। दूसरी बात, केपी में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हेल्थ कार्ड हम पूरे पाकिस्तान में लागू करने जा रहे हैं, मैं चले वो चीजें गिनवाना इसलिए नहीं समझता, मैं सिर्फ इसी बात को बुनियाद बना लेता हूँ कि वहां पे नून लीग की हुकूमत थी, अगली बार नहीं आई। वहां पे मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत थी, नहीं आई। बाद में एएनपी की हुकूमत थी, परफॉर्म नहीं किया, नहीं आई। अब आ जाते हैं आपके वहां पे लोग, पाकिस्तान में हमारा पहला मौका है। दूसरी आ गई आपकी बात इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। मुझे गुजारिश ये है, कब हमने कहा है कि हम इनको ऑन बोर्ड नहीं लेते? हमने इनको बाकायदा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि आप बताएं, और आप अगर निकाल लें जरा रिकॉर्ड, नेशनल असेंबली ही फ्लोर है, वहां पे कमेटी बनाई, स्पीकर साहब ने तमाम पार्लियामेंट्री पार्टियों के हेड को लेकर उन्हें कहा गया कि आइए 2 बातों पे बात करते हैं। जो आप एक कहते हैं कि नैब जो है बड़ा विक्टिमाइज करता है, आए नैब पे हम बेहतरीन तब्दीलियां लेकर आए जो आप कोई भी उससे बच ना सके, हम आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। इन्होंने कही। दूसरी बात हमने कही इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नहीं बसरा साहब, यहाँ तो उन्होंने तजावीज दी आपको, आपने तजावीज नहीं ली। हाँ वो सुन ना आप दूसरी बात कर रहे हैं। वो तजावीज ये थी, टोटल 44 क्लॉजेज हैं नैब ऑर्डिनेंस की, ये 38 क्लॉजेज ले आए। उसका मतलब क्या था? पहले जिस तरह मुशर्रफ ने एनआरओ किया, बाद में ये कहते रहे 5 साल का था, फिर कहा 10 साल का था। ये एनआरओ था। एनआरओ ये था कि ये हमारे केसेस खत्म कर दें, जो केसेस ट्रायल है वो खत्म कर दें, नैब को जो है वो फारिग कर दें। वो था एनआरओ। हमने कहा ये नहीं होगा, आए ओपनली हम डिबेट करते हैं, इसलिए वो नहीं माना। अब दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने इलेक्शन हुए सब फ्रॉड हुए, ये सारे कहते हैं, पिछला भी अभी भी, और खास तौर पे नून लीग जो जीत जाती है वो फेयर होता है, जो हार जाती है वो कहती है ये बिल्कुल फेयर नहीं। जब तक ये वजीर आजम नहीं बनेंगे, वजीर आला नहीं बनेंगे, जहाँ से जीतेंगे नहीं, वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा। उसका हल क्या है? पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ये खराबी बताए ना, हमने इनको कहा आए, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और ओपनली मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, चलो छोड़ दे, हमने कुछ नहीं कहा होगा। मैं इस वक्त अदनान हैदर के प्रोग्राम पब्लिक न्यूज पे बैठा हूँ, मैं निहाल हाशमी साहब को कहता हूँ कि आप बताएं कि क्या चाहते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कौन सी आप नए तजर्बात चाहते हैं, आपके पास क्या आइडियाज हैं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की खराबी बताएं वो क्या है, हमें बता दें। अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ अदनान, क्या हुआ? लोग बिके,
वोट खरीदो फरोख्त हुई। हर इलेक्शन आप निकाल के देख लें, बिल्कुल जो सही है, जीतता बिल्कुल है वो सही। कहता है कि इलेक्शन फेयर हुआ है, जो हार जाता है कहता है धांधली हुई है। इसका अच्छा, एक ही तैमूर हल है जो तैमूर दुनिया कर तालपुर रही है। साहब, सर तैमूर तालपुर साहब, आपकी पार्टी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अगेंस्ट है। बसरा साहब ने बड़ी ऑफर दी है ओपनली, निहाल हाशमी साहब को भी, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, कि भाई हुकूमत तो बैठने को तैयार है। और हुकूमत ने सर कोशिश भी की। तैमूर साहब, फवाद चौधरी साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हमने अपोजिशन से कहा, श्री रहमान साहबा से को कहा गया, बिलावल साहब को कहा गया, नून लीग को कहा गया कि भाई आइए बैठिए, ताकि 2023 में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो सकें। बट अपोजिशन संजीदा नज़र नहीं आती। ये जो बार बार इल्ज़ाम आप पे लगता है सर, इसकी वजह क्या है? ज़रा अपना पोजीशन अपनी क्लियर कर दें आवाम के सामने, आपकी लीडरशिप आके रिगार्डिंग ईवीएम्स। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो बसरा साहब तो मेरे भाई हैं, पर जनरली एज अ जमात जी आप मुझे कोई अगर चार चीज़ें इनके बता दें जिन पे कमिटमेंट की हो, वादे किए हो और कस्में खाई हो पीटीआई ने, और वो पूरी करके दिखा दी हो, तो हर चीज़ पे यू टर्न दिया है, तो इनकी बातों पर भरोसा तो आना नहीं है। इनकी पास्ट कमिटमेंट्स आज तक कोई पूरी नहीं। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम के साथ जो उन्होंने वादे किए सारे झूठे थे। वो उनका बेवकूफ़ बना के और उनके साथ जो किया गया वो खुद ही भुगत रहे हैं। दूसरी आपकी हुई बात कि हम किसके साथ बात करें और किस टॉपिक पे बात करें। अब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम की बात उनके साथ करें जो कि सर्टिफाइड वोटों के चोर हैं, जो धांधली मास्टर हैं, जो इन्होंने इलेक्शन में करके दिखाया है, वो कोई छुपा छुपाया नहीं है। तो हम उनको ट्रस्ट करें इस मुल्क के वोट के साथ? हाँ, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इनके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे जब बैठेंगे तो उसी वक्त अपनी बात से घूम जाएंगे, फिर जाएंगे, टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। पर आपको कोई एतमाद वाला चेहरा चाहिए, कोई एतमाद वाली जमात है, आप बात करें। हम इनसे सर, अब जैसे मुझे तो पता ही तैमूर साहब, नहीं हाल हुकूमत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना सर, उसी से बात की जाएगी ना। बाहर से कोई साउथ अमेरिका से तो नहीं आएगी ना कोई पार्टी जिससे आप लोग बात करेंगे? तो तैमूर साहब, तो फिर मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस बात का। हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई दूसरी जमात जो आएगी इंशाल्लाह ताला, जिसको पाकिस्तान की आवाम डेमोक्रेटिकली जिता के आएगी, चाहे वो पार्टी पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, वो फिर बैठकर और इन चीज़ों पर अमल दरामद करें, क्योंकि ना तो इन पर हमें कोई भरोसा, कोई एतबार है, और ना ही आवाम को इन पर कोई एतमाद रहा है। अच्छा, मतलब आप भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ हैं बिल्कुल, कि इस पे बात पीटीआई से कम नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? ईवीएम्स के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ उनके हैं जिनके साथ हमें बैठ के बात करनी है। हमें खिलाफ उस हुकूमत के हैं जो धांधली की पैदावार है, उस हुकूमत के साथ हमारा एतराज़, हमारे ईवीएम के साथ एतराज़ नहीं है। मतलब मौजूदा हुकूमत में किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, या इमरान खान साहब के साथ बैठने को पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है? क्योंकि बसरा साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम तो तैयार हैं अपोजिशन के साथ बैठने को। कि आप मुझे एक चीज़ समझाएं जी, एक कश्ती डूबने जा रही है। कौन हर सी? किसी को पता है कि पीटीआई वो कश्ती है जो डूब रही है, ये वो बड़ा मगरमच्छ है जो डूब रहा है। इनका वक्त पूरा होने वाला है, हो सकता है उस वक्त से पहले ये चले जाएं। और ये भी एक हकीकत है कि ये पहली और आखिरी बार लाए गए थे, इनको दूसरा मौका नहीं मिल रहा। तो इनको क्या इंटरेस्ट ईवीएम्स है भाई? ईवीएम्स के बारे में तो हम लोग बात करें जो फ्यूचर में आ रहे हैं हुकूमतों के अंदर। अच्छा, ये बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है पीपल्स पार्टी में, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, जिसका जवाब ना आप दे रहे हैं ना बिलावल साहब दे रहे हैं। लेकिन आप, बिलावल साहब भी कॉन्फिडेंट है और आप भी कॉन्फिडेंट है। एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन यहाँ पे। निहाल हाशमी साहब, वेलकम बैक। क्योंकि टाइम कम है, लास्ट पार्ट है प्रोग्राम का। जरा एक चीज़ बड़ी कंफ्यूज हो गई है सर। एक तो ये कि पीडीएम शुरू हुई थी तो अपोजिशन इकट्ठी थी, जलसे भी हुए सर, एहतजाज भी हुए, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बिल्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद पीडीएम नहीं रही, वो आज भी पीडीएम नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी भी शशोपंज का शिकार है सर। और साथ ही हुकूमत को फ़ायदा ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीती, और दूसरा सियालकोट में एक हल्का जीती, और उससे वो इतनी कॉन्फिडेंट हुई कि पता ही नहीं लगता कि वो 12 इलेक्शन जो तैमूर साहब कह रहे हैं वो हार गई। उसके कॉन्फिडेंस में मतलब इतना इजाफा हुआ एक हल्का जीत के कि 12 हल्कों की शिकस्त जो है
वो तहरीक इंसाफ को फील ही नहीं हो रही। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है इमरान खान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लोग ये कहते हैं कि अब अगर दोबारा पीडीएम इकट्ठी हुई या पोजीशन भी अगर दोबारा से इकट्ठी हो तो वो प्रेशर बिल्ट नहीं कर पाएगी हुकूमत पे या इमरान खान पे। सर देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई में एक विंग है, एक शोबा है जी, उसका नाम है लोटा विंग। उस लोटा विंग के सरबराह जो हैं वो है फवाद चौधरी साहब। वो माशाल्लाह हर बाथरूम से होते हुए अब पीटीआई के बाथरूम में बर्जमान है। तो ये उन जैसे लोगों की सोच होगी। जहाँ तक रह गया पीडीएम, तो पीडीएम इस बात पे यकीन रखती है कि आप जो भी काम करें आईनी तरीके से करें, जमहूरी तरीके से करें। और ये जो 3 साल था इसमें काश के ये कुछ कर पाते, ये तो बिल्कुल बेनकाब हो गए। ये जो आपने सियालकोट की बात की है, ये सारे उसी का हिस्सा है, तसलसल है जो 2018 में धांधली की गई थी। आप केपी के भी हवाले से अगर बात करें तो मेरे भाई साहब बात का जवाब नहीं दे सके कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और ऑक्सीजन का जो स्कैंडल है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो क्या करते रहे, कैसे हुआ। और मैं समझता हूँ ये ईवीएम मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महंगाई और बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, या हमारी खारजा पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। हम आपको जमा खातिर रखें। अच्छा, निहाल साहब, जैसा अभी तैमूर ने कहा, ये इनका पहला, ये सुन ले, ये लोटा विंग का पहला और आखिरी इख्तिदार का मदा है। जिस तरह से दिल्ली के इख्तिदार में निज़ाम सिक्का था, उसी तरह से ये भी एक लोटा विंग आया हुआ है जो हर पार्टी से जमा किया। इन्होंने भानुमति का कुंभा बनाया हुआ है। इनके बस में कुछ नहीं, इनके जाने का वक्त आ गया है। इनको आप ज्यादा सीरियस ना लें, हम भी सीरियस नहीं। निहाल साहब, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक साथ बतौर अपोजिशन काम करेंगे, या पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कर रही होगी, नून लीग में मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों अपने अपने तौर पे कर रहे होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सी अपोजिशन पावर होगी? सर नहीं, डोंट वरी, जब इलेक्शन का टाइम आ गया हम डिस्प्यूटेड नहीं होंगे। और नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमहूरी जमातें हैं, इनको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है और इनके क्रेडिट में पाकिस्तान में बेहिसाब मंसूबे हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ इनके वाबस्तगी है। ये अवाम में अपनी जड़ रखते हैं। ये कोई भानुमति का कुंभा नहीं कि यहाँ से जमा किया, वहाँ से जमा किया, लोटे विंग बनाया और इक़्तिदार में सिलेक्टर्स लेके आ गए। अगर हमें अवाम के खातिर जिससे भी हाथ मिलाना पड़ा तो पीपल्स पार्टी के साथ हम माजी में भी कंफर्टेबल थे। अगर अवामी इश्यूज़ पे और जमहूरी इश्यूज़ पे बात होगी, हमने मिल करके 18वीं तरमीम पे काम किया, तो आइंदा भी जो पॉजिटिव चीज़ होगी उसमें हम साथ खड़े होंगे। इसमें कोई ऐसी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बसरा साहब, अब जो सियासी सूरत हाल बनती जा रही है, मतलब एक तो बिल्कुल सही, मैं इस बात पे शायद बड़ा कन्विंस हूँ कि अपोजिशन जिस तरह मुस्बत रोल प्ले कर सकती थी वो ना कर सकी। उसमें मुस्लिम लीग नून के कई वजूहात हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो भी एक वजह हो सकती है। डिफरेंट डिबेट जो कि अलग से हो सकती है इस पर। लेकिन सर अगर मैं आपकी तरफ देखूँ, पीटीआई के पास एक ओपन ग्राउंड था पंजाब में काम करने के लिए और वफाक में काम करने के लिए। वफाक में भी वो खातिर खा आउटपुट नज़र नहीं आ सका, अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। पंजाब में भी सूरत हाल अजीबो गरीब सी है सर, कहीं फिरदौस आशिक अवान साहबा होती हैं तो कहीं फयाज चौहान साहब होते हैं। पंजाब में भी कंफ्यूज रहे, वफाक में भी कंफ्यूज रहे, और अपोजिशन नहीं थी तो आप तो खुल के बड़ा बोल्डली काम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। बसरा साहब, कम से कम ये नाकामी तो या एडमिट कर लें या कोई वजह बता देंगे भाई हम क्यों नहीं कर सके। अपोजिशन भी सामने नहीं थी और हम भी परफॉर्म नहीं कर सके। मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हर जगह पे होते हैं। मैं अगर कहूँ कि हर चीज आइडियल है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ रावी चैन ही चैन दिख रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको फिर अर्ज बार बार कर रहा हूँ कि रिश्ते हैं, इंसान है, तो है नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारी इंटेंशन, हमारी सोच, हमारा प्लान और खास तौर पे जो टीम का कप्तान है इंसान, उन्होंने मैं समझता हूँ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो माजी में कभी नहीं थे मुल्क के अंदर। मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ, मतलब क्या स्टैंडर्ड सर बता देना, वो तो पता लग जाए। तो जनरल जवाब दे दिया आपने। मैं जान एक बात सुनिएगा, मुल्क में यहाँ पे हमेशा अफरा तफरी हो, ताकतवर की हुकूमत हो, माफिया की हुकूमत हो, नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक, और जिस चीज को हाथ डाले, जिस डिपार्टमेंट को हाथ डाले, वहाँ पे आपके सामने खड़े हो जाए अजदहा बन के सब लोग। तो मेरे भाई वहाँ पे इमरान खान जो है इंसान है, वो कोई यहाँ पर
70 साल या 4 बारियां लेकर नहीं आया। नहीं, स्टैंडर्ड्स क्या सेट हुए ना सर, वो बता दें। कौन सा H2SO4 हो गया सर? अदनान का टाइम लगता है मामलात को बेहतर करने के लिए, ना उसके पास अलादीन का चिराग है रगड़ेगा। अगर 70 साल सही नहीं हुए तो मेरे भाई, जाहिर है लोगों की तवक्कुआत है, स्टैंडर्ड ये सेट किए हैं जी कि वहां पर कोई अकरबा परवरी नहीं है। कहाँ पे? जिसने गलत किए हैं उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया, खा वो उनका अपने है खा कोई और है। तो सर कोई एक एग्जांपल दे दें, एक एग्जांपल दे दें, किसको स्पेयर नहीं किया इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के अलावा? अलीम खान को, आप अलीम खान को जानते हैं? नाम सुना होगा आपने उनका? अलीम खान का खाना कहाँ से आता था, जरा ये तहकीक करके बताइएगा। अलीम खान ने जो प्रॉपर्टी का ऑफिस बनवाया, सुन लेना, मेरी भी सुन ले। अब प्रॉपर्टी का ऑफिस बनवाया ना लाहौर में, तो जो इंटीरियर डिजाइनर थे वो उनको नैब के ऑफिस में जहां वो एक्चुअली वो कैद थे, वहां आके वो डिजाइन समझाया करते थे, सोफों का कलर पूछा करते थे। तो अगर ऐसी ही सजा देनी थी तो भाई तैमूर भाई को, निहाल भाई को और मुझे भी दे दें अयाशी वाली कैद, हम लेने को तैयार हैं। बसरा साहब में से मुझे ले लिया, मैं आपको अर्ज करता हूँ। मैं सिर्फ जी, जी। ये की है कि अलीम खान एक सीनियर वजीर हाउस कैबिनेट में अभी भी हैं, और वो पंजाब के सदर थे। उनकी जानी माली जितनी कुर्बानियां तहरीक इंसाफ के लिए हैं, और वजीर आजम अगर आज वजीर आजम है तो उसमें उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। आप मुझे बताइए कि जब नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया, जी, कहाँ उनको हर्डल डाली कि आप इनकी से इन्वेस्टिगेशन ना करें? सर टाइम इनकी कम है, इंक्वायरी मैंने करें। 3 मिनट सबको देने थे। तैमूर भाई कंक्लूड कर दे, स्टैंडर्ड सेट हो गए। अगर स्टैंडर्ड सेट हुए तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी जो कोशिशें कर रही है सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान में, सर वो तो रायगा चली जाएंगी, क्योंकि पीटीआई तो स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है। एंड वो अगेन बसरा साहब के बकौल 2023 में फिर वही होंगे। सर ये लोग देखते रहेंगे, ये लोग शोर मचाते रहेंगे और काफिले गुजर जाएंगे। अब वो टाइम आगे निकल गया है। अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है कि ये सोचें, इन लोगों ने सदर जरदारी को बिला वजह जेल में डाला। इन्होंने इस लेवल तक पीटीआई के हुक्मरान इमरान खान नियाजी इस लेवल तक स्टूप डाउन कर गए कि उन्हें उनकी बहन फरियाल टालपुर साहिबा को भी जेल में डाल दिया। जो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। तो अब इनको ये सोचना चाहिए कि वक्त पूरा हो गया है, और अब जो हमारे साथ हुआ है ना वो इनके साथ भी होना है। हम तो सियासी जमातें, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने वो टाइम गुजार लिया। ये वो टाइम सलाखों के पीछे कैसे गुजारेंगे, या फिर अगर ये समझते हैं कि ये जहाज लेके भाग जाएंगे तो वो हम होने नहीं देंगे। आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, आपने एक कानून बना दिया समझिए अनऑफिशियली कि जो पीटीआई में है वो आता है, उसको एक टाइम पीरियड मिलता है कि इतने टाइम में आपको इतना माल कमाना है। वो जैसे टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसको चेंज कर देते हैं, नया ले आते हैं। तो सब प्रिपेयर होकर बैठे हुए सारे कैबिनेट मेंबर्स को ऑलरेडी ये डायरेक्शंस होते हैं। एक ही मेंबर है जिसको 2 बार बारी मिली। इन्होंने हमारी फिरदौश आपा को जो है वहाँ से पहले हुकूमत में लाए वफाक में, वहाँ से हटा दिया। खान साहब ने कहा कि जी वो करप्ट है, पैसे लेती है, इसलिए मैंने हटा दिया। और सर टाइम खत्म हो गया। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, निहाल तैमूर तालपुर साहब और शौकत बसरा साहब। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।